आनंद जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और हम सबको एक दूसरे से मिलने का बहाना उपलब्ध कराया है। और आज कोई सामान्य तारीख भी नहीं, आज समाजवादी लोग जो आप इस पूरे कार्यक्रम में देख रहे होंगे, लाल और हरा झंडा, लाल और हरा रंग, ये समता और संपन्नता का संघर्ष का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, आखिरी सबसे कमजोर व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वालों का प्रतीक है। ऐसे तमाम समाजवादी लोगों को इकट्ठा किया और इसे एक वैचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ढाल दिया। इस पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए जैसा कार्यक्रम आनंद जी ने किया है, मैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये कहना चाहता हूं कि आनंद जी के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के ऐसे ही वैचारिक कार्यक्रम, मिलने जुलने का कार्यक्रम, समाजवादियों का संगम और पीडीए परिवार का कार्यक्रम अगर पूरे प्रदेश में हो जाए तो आने वाले दिनों में तस्वीर बदल जाएगी। इस बात का हमें यहां से यकीन पैदा होता है। ऐसे ही वैचारिक, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबको सम्मान देने वाला और सबके सम्मान को आगे बढ़ाकर सबके हित की बात करने वाला जो कार्यक्रम आनंद जी ने किया है, इसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा। हालांकि जब इन्होंने ये निवेदन किया तो हमें लगा कि एक बहाना इन्होंने चुना है आज की तारीख का, और वो तारीख जिनके बारे में है, अगर उनके बारे में मैं कुछ दो चार बातें न बोलूं तो शायद अपने को संतुष्टि नहीं होगी। समाजवाद को हमारे अभी पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, आदरणीय गुद्दू जी बोल रहे थे, हम लोग फोन पर बात किए, कई बार मिले नहीं, और हमारे मंच के बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, और वो बीच बीच में आपके बीच में जाकर के भी बताते होंगे कि समाजवाद का मतलब क्या है। हमारी पीढ़ी के नौजवानों, हमने किताबों में पढ़ा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया समाजवाद का, सप्त क्रांति का, आखिरी कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाने का। तो उन्होंने समाजवाद के परचम को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यानी हर जगह सत्ता, संसाधन और सम्मान में जो कमजोर रह गया, जो पिछड़ गया, उसकी बात करने का नाम है समाजवाद। जो हक अधिकार से वंचित रह गया, उसको न्याय दिलाने का नाम है समाजवाद। लेकिन हमने डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा अपनी आंखों से, हमने नहीं देखा जेपी के उस आंदोलन को। और मेरे गांव के लोगों, किसान नौजवान लोगों, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में जिनकी भूमिका है, उन लोगों ने एक जमाने में नारा लगाया था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और बागी लोगों ने समाजवाद के परचम को पूरे देश में फैलाने का काम किया। हमने जेपी को भी नहीं देखा, हमने मधुलिमय, मधु दंडवते को नहीं देखा, हमने जनेश्वर मिश्र को नहीं देखा, मोहन सिंह को नहीं देखा। लेकिन बाद में इतिहास को पढ़ते हुए हमने देखा है कि उस समाजवाद के परचम को जब उत्तर भारत में किसी ने सांप्रदायिकता के सामने चुनौती बनकर के लहराया और खासकर उत्तर प्रदेश के पिछड़ों, दलितों को मजबूती देने का काम किया, तो उनका नाम है मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, जिनको हमने लड़ते देखा भी है। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज समाजवादी लोग आगे बढ़े। तो हमने बहुत सारी चीजें किताबों में पढ़ी, लेकिन उनके विचार को, उस समाजवाद की थाती को, संघर्ष की विरासत को, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम आज के समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी जब कर रहे हैं, तो मैं देखता हूं, इतिहास, पुराने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी सारनाथ की पवित्र धरती से एक समय हमारे लोगों के लिए नारा लगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये तथागत बुद्ध की धरती है।
उस बहुजन को आंदोलन में तब्दील करने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया और समाजवादियों ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और उस बहुजन को आज नए रूप में देश के सामने अगर उम्मीद बना करके किसी ने नई परिभाषा में गढ़ा है तो उस परिभाषा का नाम है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इसी पीडीए ने 2024 में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को बचाने का काम किया है। तो मैं इसलिए नेताजी को कहा जाता था रफीकुल मुल्क, यानी मुल्क के हिमायती, मुल्क के हितैषी। और मैं अखिलेश जी को कहता हूं पासबान दस्तूर, यानी संविधान के रक्षक और समाजवाद के सबसे अगुआ प्रहरी। इसलिए अखिलेश यादव जी ने उस पूरे विचार को आगे बढ़ाया और फिर उस विचार में श्रृंखला में जिनका जन्मदिन है आज, और आनंद जी ने उनके जन्मदिन के बहाने एक वैचारिक संगोष्ठी कर दी, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और तमाम लोगों को वहां से मजबूती देने का काम किया। मैं याद करना चाहता हूं, आज से तकरीबन 12 साल पहले हम लोग तब आईएएस की तैयारी किया करते थे और कोई उस समय आया था सीसैट, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। और उस समय हम एक सांसद के पास गए तो उन्होंने संसद में खड़े होकर सीसैट आंदोलन के लिए नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों के लिए आवाज उठाने का काम किया। बाद में रोस्टर आया, अब पुराने लोग नहीं जानते होंगे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दलित पिछड़े नहीं बन पाते उस 13 पॉइंट रोस्टर से। उस रोस्टर की लड़ाई को संसद में खड़े होकर लड़ने का काम किया और पीडीए की सबसे मजबूत आवाज बनकर के आज पूरे देश में नौजवानों की उम्मीद बने हैं। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को हम उनके जन्मदिन पर इस वैचारिक कार्यक्रम से जोरदार ताली बजा करके उनको बधाई भी देते हैं और संकल्प लेते हैं कि समाजवाद का पीडीए का परचम संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लहराएगा। तभी हम उनको सच्ची जन्मदिन की भी बधाई दे पाएंगे और तभी समाजवाद के परचम को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए हम उन्हें इन जन्मदिन पर बधाई भी देते हैं। और हमारे बीच में महिला सभा की आदरणीय रिबू जी भी आई हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ये बात कहते हुए बनारस के लोगों, आपसे भी एक गुजारिश करता हूं, जिन लोगों का हमने नाम लिया वो बहुत बड़े लोग थे। और धर्मेंद्र जी का बात इसलिए हम करते हैं कि आज की तारीख में, और मैं तो उस जिले से आता हूं जिसके वो सांसद भी हैं, तो हमारा तो एक और रिश्ता उनसे बन जाता है। लेकिन बड़ा रिश्ता क्या है पता है? 500 लगभग 550 सांसद दोनों मिला लीजिए तो 700 सांसद हैं। लेकिन आपको बहुत सारे सांसदों का नाम भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को आप जानते भी नहीं होंगे। लेकिन संविधान के ऊपर अगर कोई हमला हुआ हो, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का कोई सवाल रहा हो, सांप्रदायिकता की चुनौती रही हो, या किसी भी तरह का किसी भेदभाव का शिकार कोई रहा हो, उसकी बुलंद आवाज अगर संसद में किसी ने उठाने का काम किया तो समाजवादियों ने काम किया है। और उसमें भी सबसे बुलंद आवाज धर्मेंद्र जी की है। इसलिए भी हम चाहते हैं कि वो कारवां वो और मजबूती से आगे बढ़ाएं, इसकी भी हम कामना करते हैं। और बनारस के लोगों, आपके आसपास एक और मामला भी हाल ही में चल रहा है, जो मामला मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस पर बुलडोजर लगता है वही कब सिरप पी करके सो गया होगा, आज तक नहीं चला। ऐसे मामले जिस पर बहुत सारे लोग बोलने से भी डरते हो, ऐसे मामलों को भी संसद में खड़े होकर के न्याय मांगने का काम धर्मेंद्र जी ने किया। उस दिन पूरे देश और प्रदेश में इस बात की चर्चा हुई कि समाजवादियों का मतलब ही होता है बिना डर, बिना खौफ और बिना किसी बात के समाजवाद के परचम की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो ये एक बहाना इन्होंने, आनंद जी ने हम लोगों को दिया कि धर्मेंद्र जी के लंबी उम्र की कामना भी करेंगे। लेकिन पता है, सार्वजनिक लोगों का और राजनेताओं का जीवन निजी कम रह जाता है, वो वैचारिक बन जाता है। जब हम याद करते हैं नेताजी को, जब हम याद करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जब हम याद करते हैं संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को,
जब हम याद करते हैं अपने पुराने नायकों को तो इस बात के लिए याद करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिसका फायदा हम लोगों को मिला। और आज अगर इस देश में संविधान नहीं होता, और याद करना, दुनिया के किसी देश के पास इतना सुंदर, इतना अच्छा संविधान नहीं है जितना बाबा साहब की अगुवाई में भारत देश को संविधान मिला है। इतना अच्छा संविधान दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में दूसरा उदाहरण भी नहीं मिलेगा कि वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके लोग कहते हो कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। यह भी उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो आदमी उसे सहेज के रखता है, उसे सहेजता है। लेकिन यहां के लोग, मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि उसको बर्बाद कर दें, खत्म कर दें। और तब मैं याद करता हूं समाजवादियों, आपके मंच से ऐलानिया मैं ये बात कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल से हमने देश भर में जो लड़ाई लड़ी थी, तब बहुत कम लोग संविधान पर बात करते थे। लोग कहते थे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव यादव होकर के सबसे ज्यादा नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का क्यों लेते हैं। वो भूल गए कि हम डॉक्टर अंबेडकर के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हमेशा एक साथ याद करते हैं, क्योंकि यही तो पीडीए के हमारे पुरखे हैं। इन्होंने ही पीडीए को जोड़ा था और 1956 में मिलकर काम करना चाह रहे थे। उस संविधान को बनाने वालों ने आगे बढ़ाया। लेकिन आप कल्पना करिए, जब 2024 में कुछ लोग कह रहे थे कि संविधान बदलने का काम करना है, उत्तर प्रदेश के समाजवादियों ने इसी लाल रंग के झंडे को क्रांति का झंडा बना करके संविधान भी बचाया, देश भी बचाया। और अगर 27 में आपने साथ दिया तो पूरे देश को एकता में पिरोने का, संविधान पर चलाने का, समाजवाद का एक ऐसा विकल्प देंगे जिसको पूरा देश याद रखेगा। इसलिए मैं इशारे में कुछ बात आपको कह के जा रहा हूं। आज के कार्यक्रम को, चूंकि मौसम भी खराब हो रहा है और अभी बहुत सारा कार्यक्रम बचा है, हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं तो इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम संकल्प लें। यहां पर हमारे पीछे जितने पुराने लोग हैं, मैं बहुत सारी बातें जानता हूं फिर भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मंच पर ऐसे लोग भी बैठे हैं कि हुकूमत ने जिनको लड़ना, जिनका बोलना, जिनका होना जिन्हें चुभता था, तो शासन, प्रशासन और फर्जी मुकदमे का दुरुपयोग करके बहुत लोगों को परेशान भी किया। बताओ किया कि नहीं सारनाथ के लोगों? समझ रहे हो ना आप भी, और मंच के लोग सब सम्मानित लोग हैं, जानते होंगे। सरकारें बहुत आई गई, कोई काम अच्छा किया, कोई नहीं किया। ऐसी सरकार देश ने और उत्तर प्रदेश ने नहीं देखी होगी जो इस स्तर पर जाकर के काम करती है कि अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फंसाए। और मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति, और हमने भी जब स्कूल वाली लड़ाई लड़ी तो कहा कि दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा। गांव के माताओं, बहनों, बुजुर्गों, एक बात याद रखना, आप सब जानते होंगे कि गरीब आदमी 1 रुपया बचाता है तो सोचता है कि अपने बेटा बेटी को स्कूल भेजें। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत? पढ़ाई करने भेजें। बेटा बेटी पढ़ाई कर लेगा तो नौकरी मिलेगी, परिवार का कष्ट दूर होगा। तो बताओ अगर शिक्षा को बेच दिया जाए तो पढ़ाई सब बच्चे कर पाएंगे क्या? अब जरा हाथ उठा के बताना, मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, दुनिया में सबको शिक्षा देने के लिए नए नए स्कूल खोलना चाहिए या सरकारी स्कूल बंद करना चाहिए? बताओ कौन सा काम सही है? खोलना चाहिए ना। और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? पिछले 4-5 साल में ही 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर रही थी। और अब की तो जारे पढ़े लिखे लोग सब जानते होंगे कि 27,000 स्कूलों का लिस्ट बना लिया कि ये स्कूल बंद करेंगे। और कंपोजिट स्कूल खोला गया था। कंपोजिट स्कूल बंद होकर के कंपोजिट दारू का ठेका खुलवा रही थी। और यही लोग कहते हैं कि धर्म का राज चला रहे हैं। बताओ स्कूल बंद होगा और ठेका खोलेंगे? किस धर्म में लिखा है ठेका खोलना? और मैं तो देखो भाई पढ़ा लिखा आदमी हूं और मेरी सारी डिग्री भी ओरिजिनल है, फर्जी डिग्री नहीं है। इसलिए जो भी बात हम कह रहे हैं आंकड़ों के साथ कह रहे हैं। हमने इस पर शोध किया है और आपने नए नए लाइसेंस दे दिए। और याद रखना सारनाथ के लोगों, अखिलेश यादव जैसा नेता जो कलम और किताब की बात करता हो,
मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूं, आप सब तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जब आपके मंच पर सार्वजनिक तौर पर एक बात कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके चले गए, लेकिन वो कह के गए थे कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक ले आया हूं, इसे आगे ले जाना, ये पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, गुरबों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई, इनको आत्मविश्वास देने का काम बड़ी मुश्किल से हुआ है, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो पीछे छोड़ देना, पीछे मत जाने देना, वहीं रहने देना। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि वो कारवां पीछे ले जाया जा रहा हो, संविधान तार तार किया जा रहा हो, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसका दुरुपयोग न किया जा रहा हो, बहुत सारे लोग बुलडोजर और जेल से डर गए, बहुत सारे लोग समझौता कर गए और बहुत सारे लोग चुप हो गए। ऐसे वक्त में मैं जो एक बात कहना चाहता हूं इस मंच से, पूरे देश में एक संदेश गया है कि उस भाजपा के बुलडोजर से जो नहीं डरे उनका नाम है समाजवादी, और वो समाजवादी लोग बिना डरे आज भी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस बात को कहना मेरे जिम्मेदारी है कि आज एक ऐसा नेतृत्व, और आखिरी बात कहूंगा, बहुत लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं, गरीब लोगों आप भी सुनना, कितनी बातें कहें आपसे। खाद मिला क्या? जब फसल की बुआई हो रही थी तो खाद मिलने के लिए लाइन लगा के लाठी खा रहे थे लोग। किसान बदहाल, मजदूर बदहाल, और फर्जी मुकदमे में सबसे ज्यादा जेल में हमारे लोग बंद, स्कूल बंद, डिग्री कॉलेज बंद। और अभी आप देख रहे होंगे, ये जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं सब जानते होंगे, यूजीसी का एक एक्ट बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन उसको ऐसा कमजोर बनाया और अपने लोगों से विरोध करवा करके उसको कोर्ट में रुकवा दिया। ये पहले धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और फिर चाहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा सब आपस में लड़ जाओ। ऐसे में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा कौन? और बनारस के लोगों, आपके यहां तो हमें लगा कि हम जब अब की सारनाथ आएंगे तो बनारस नहीं क्योटो बन चुका होगा। क्योटो बना क्या? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्योटो का है। यहां के प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोले, बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन एक झूठ बताता हूं कि मैं बनारस को, काशी को क्योटो बना दूंगा, विदेश का एक ऐसा शहर जहां क्योटो बन जाएगा। और बनारस वाले जानते होंगे, धर्म के नाम पर राज करने वाले सबसे ज्यादा मंदिर तोड़वा रहे हैं। बताओ गलत कह रहा हूं कि नहीं? बनारस वालों सही है, मंदिर तोड़े जा रहे थे। जब हम और आप यहां खड़े हैं तो समाजवादी सांसदों ने हमारे पीडीए परिवार की एक नायिका अहिल्याबाई का फोटो लेकर के संसद के गलियारे में नारा लगाते हुए पूछा कि ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एआई से बना है। झूठ है। तो इस तरह के प्रदेश में सब बेहाल हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग आपसे ऐलान करने आए हैं, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, जो आपके आरक्षण को छीने, धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करे, जो आपकी खाद पानी छीन ले। और पुराने लोग बैठे हैं, इनको याद होगा, समाजवादी लोग नारा लगाते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई दवाई की बात करने वाले लोग क्या जानेंगे कि इस प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला था। स्कूल बंद करने वाले लोग कान खोलकर सुन लें कि उत्तर प्रदेश वाले मन बना रहे हैं कि अब एक ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की परचम थमाएंगे जो 18 लाख लैपटॉप बांटता हो, कन्या विद्या धन देता हो, मॉन्यूमेंट स्कूल बनाता हो और नए स्कूल बना करके विकास के ऐसे ऐसे काम करता हो जिसका आज भी लोग नाम लेते हैं। और वो ऐसा काम करने के लिए उनके झूठ का सहारा लेते हैं। इसलिए पीडीए को एक करना एक ही फार्मूला है। अगले 1 साल तक हम सबको बाहों के बाहों फैला करके एक करिएगा। और ये आनंद जी को फिर से बधाई देता हूं कि इन्होंने जो मंच सजाया है वही पीडीए का गुलदस्ता बनाया है। गांव गांव में चलिए, टोली बना करके चलेंगे हम लोग, गांव गांव के लोगों को समझाएंगे
कि पीडीए के लोगों को एक करने की जरूरत क्यों पड़ी है। और आज इस पीडीए को एक करना इसलिए भी जरूरी है, आपके बच्चों की कलम और किताब की जो बात करे उसको एक होने की जरूरत है। ये जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं, और आनंद जी आपकी ज्यादा तारीफ हो जा रही है, लेकिन क्या करूं, आपने काम अच्छा किया है। अब तक जितने कार्यक्रम में मैं गया पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, महिलाएं कम होती थी। और यहां मैं देख रहा हूं जितने कुर्सी पर बैठी हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें और महिलाएं ज्यादा हैं। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि महिलाओं को पता है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी बैठी हुई हैं, आपने संघर्ष किया। मुझे याद है कि जब यह सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा था तो इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर पीडीए पाठशाला चलाई थी। हम लोगों की बात भी हुई थी। कल्पना करो, आप दुनिया में कोई देश ऐसा देखोगे कि कोई आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे तो उस पर मुकदमा करोगे, कोई आपको रोजगार देने की बात करे उस पर मुकदमा करोगे। और माताओं बहनों, आप लोग भी याद रखना, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको अच्छे दिन दिखाएंगे। सोना कितना रुपया है आज का रेट, कुछ पता है? खरीद सकता है गरीब आदमी? गरीब आदमी सोने का जेवर खरीद सकता है? गरीब आदमी चांदी का जेवर खरीदने लायक बचा है? गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा देने लायक बचा है? आपके जिले के जो अच्छे स्कूल हैं उसकी फीस जाकर पता लगाइएगा, जितनी गरीब आदमी की आमदनी नहीं होगी उससे ज्यादा फीस महंगी हो गई। बताओ, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई सबको आपने महंगा कर दिया। तो बताओ, अब उनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है कि नहीं आ गया है? जरा जोर से बताओ, आप हिसाब लोगे ना? बताओ, झूठ बोलने वालों के लिए, हम लोग पूर्वांचल के हैं, भोजपुरी मेरी भी माटी है, हमारे यहाँ कहा जाता था झूठ बोले कौवा काटे। आजकल अगर झूठ बोलने से कौवा काटत तो कुछ लोगों को कितना कौवा काटा होता आप सोचिए। लेकिन झूठ बोलना बुरी बात है। आज पूरी सरकार झूठ पर चल रही है। शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है, रोजगार का बजट घटाया जा रहा है और धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम के जरिए एक और बात कह करके अपनी बात को अब खत्म करूंगा। कलम और किताब बचाना, क्योंकि ये भाजपा वाले तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। बताओ, सही है कि नहीं? बताओ, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहते हो कि तलवार देखना चाहते हो? क्या करेंगे तलवार लेकर? किससे लड़ने जाएंगे? और रोज जो लड़ाने की बात करे उनको जाकर कहना कि हम कलम बांटने की बात करते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया का नारा लगाते हैं और इंडिया को पढ़ने से रोकते हैं। तो बताओ, उत्तर प्रदेश के लोगों, देश में ऐसा विकल्प कम है। मैं जब जब मिला हूं, जब जब समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिला हूं, मैं ये देखकर हैरान हो जाता हूं। पहले हम लोग सोचते थे दूर से देखने पर कि अखिलेश जी एक नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन मिलने और बतियाने के बाद लगता है कि अगर अखिलेश जी राजनीति में न होते तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर भी हो सकते थे। इतने विद्वान, पढ़ाई पर बात करिए, लिखाई पर बात करिए, तमाम चीजों पर बात करिए, वो लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनके मन में एक पीड़ा है, उनके मन में एक उम्मीद है। वो परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार की बात कैसे आगे करें। और मैं देख करके बहुत खुश हो गया, हमारे बीच में आपके पूर्वांचल के एक नौजवान और योद्धा, जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले मनोज काका जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने की अपील भी करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आएं। और मनोज भाई आ ही गए हैं तो एक आखिरी बात जोड़ दें कि जितने लोग लड़ने वाले हैं उनका हिम्मत बनने का जिम्मेदारी आपकी होती है। मनोज भाई जब टीवी में बैठते हैं तो अपने विचार से सामने वाले को निरुत्तर भी करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि अखिलेश यादव के पीडीए का परचम ऐसे नौजवान लोग हमेशा फहराते रहेंगे और जमीन पर भी सामंती लोगों से ताकत से उनका लोहा लेने का काम भी करते हैं। इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूं मनोज भाई आपका और हमारी तरफ से भी स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत भैया आप कंटिन्यू। मैं अपनी बात कह चुका हूं, और चूंकि मौसम भी ऐसा हो गया है कि आपको बस बहुत संकेत इशारे में करने की जरूरत है। तो एक बात सारनाथ के लोगों बताना, इस बार उत्तर प्रदेश में पीडीए चलेगा कि नहीं चलेगा? जरा जोर से बताना, क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए चलेगा कि नहीं चलेगा? इस बार का फैसला पीडीए लेगा कि नहीं लेगा? और समाजवादी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाई यहां तो संकल्प लेंगे ना हम। बताओ माताओं बहनों, आपके दुख दर्द को दूर करने का काम ये समाजवादी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको भरोसा है? जरा हाथ उठा के बताना, भरोसा है? आपके बच्चों की शिक्षा दिलाने का काम ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब सब लोग आपके शिक्षा और रोजगार की बात करें तो बताओ, उनको मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिए आनंद जी, आपको बहुत बधाई देते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। लेकिन याद रखना, किसान विपरीत मौसम में भी लड़ाई लड़ करके फसल को उगाने का काम करता है। राजनीति के बंजर में, सांप्रदायिकता के विपरीत मौसम में, दंगाइयों के सामने, उनके बुलडोजर से डरे बिना, उनके फर्जी मुकदमों से डरे बिना, उनके आतंक से डरे बिना ये लाल रंग की क्रांति होकर रहेगी। और पीडीए के लोग कलम और किताब बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय बचाने के लिए और समाजवाद का परचम बुलंद करने के लिए, बताओ, संकल्प लेते हैं कि 27 में उनको सत्ता से बेदखल करेंगे और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बताओ, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बताओ, संकल्प लेते हैं ना? अब क्योंकि चुनावी वर्ष है तो मैं भी बहुत वैचारिक बात घंटों कर सकता था, लेकिन अगर राजनीति में फैसला गलत हो गया तो फिर समाज को कोई बचाएगा नहीं। अगर राजनीति गलत हाथों के आपने सौंप दिया तो फिर आप सुनवाई कौन करेगा? इसलिए मैं आज जाते जाते, जैसे आपने 37 सांसदों को संसद में खड़ा कर दिया और उनकी लाल टोपी सामने वालों को डराने का भी काम करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर आपने बचा लिया तो पूरे देश में संविधान और सामाजिक न्याय बच जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को सारनाथ की धरती से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं। आदरणीय नेताजी के समाजवाद के परचम को, अखिलेश यादव जी के पीडीए के परचम को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। और तमाम समाजवादी लोग, हम वादा करते हैं, संविधान को बचाने के लिए लहू के आखिरी कतरे तक हम सड़क से लेकर के संघर्ष की लड़ाई को जारी रखेंगे। गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की एकता को बनाएंगे। और बहुत धन्यवाद देता हूं आपके अपने बीच के एक नौजवान आनंद जी का, कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम करके हमें यहां बोलने का मौका दिया। हम आपसे जाते आते एक वादा करके जा रहे हैं कि 27 में जब समाजवादियों की हुकूमत बनेगी तो हम फिर से इकट्ठा होकर के आपके बीच में आएंगे और फिर से संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।